साल 1543 हिंदुस्तान का बादशाह तैमूर और बाबर का वारिस रेगिस्तान की धूल में वो भटक रहा था। न तख्त, न ताज, न फौज। मुगल बादशाह हुमायूं के पास बचा था तो बस नाम। शेर शाह सूरी ने उसे हिंदुस्तान से खदेड़ दिया था। सिंध, कंधार, कहीं पर भी कोई साथ नहीं दे रहा था। तब हुमायूं ने एक आखिरी दांव खेला। वो पहुंच गया ईरान। ईरान का सफाविद दरबार उन दिनों दुनिया के सबसे ताकतवर और सबसे खतरनाक दरबारों में से एक था। शाह तहमास्प ने हुमायूं का स्वागत किया जैसे किसी देवता का स्वागत होता है। 1200 से ज्यादा शाही व्यंजन, सोने के बर्तन, जश्न पर जश्न। लेकिन जिस रात ये दावतें सज रही थी उसी रात महल के बाहर कुछ और भी सजाया जा रहा था। सूखी लकड़ियों का एक बहुत बड़ा ढेर। ईरान के शाह की शर्त साफ थी, शिया बनो या जल जाओ। एक सुन्नी तैमूरी बादशाह हुमायूं एक कट्टर शिया सफाविद ईरानी दरबार में था और बीच में था मुगल सल्तनत का पूरा वजूद। आज इस वीडियो में हम उस रात की कहानी सुनाएंगे जिसे अक्सर आप अनसुना कर देते हैं। हम जानेंगे कि हुमायूं ने उस जाल से कैसे अपने आप को बचाया, वो कैसे उस जाल से जिंदा बाहर निकला। एक औरत ने उस लम्हे में क्या किया जब बादशाह खुद असहाय था, और ये कि वो मजबूरी में की गई ईरान यात्रा किस तरह मुगल आर्ट, मुगल आर्किटेक्चर और मुगल कल्चर की नींव बन गई जिसे आज पूरी दुनिया सलाम करती है। ये सिर्फ हुमायूं की कहानी नहीं है, ये उस लम्हे की कहानी है जब मुगल साम्राज्य एक झटके में हमेशा के लिए खत्म हो सकता था। तो ये पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। हुमायूं का ईरान की तरफ मुड़ना कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि एक सोची समझी बेबसी थी। साल 1540 में कन्नौज की लड़ाई में उसको भयानक हार मिली। इस हार में बिहार के अफगान शासक शेर शाह सूरी ने मुगल सत्ता को जड़ से उखाड़ दिया। यहां तक कि लाहौर से भी हुमायूं को भागना पड़ा। अब हुमायूं के सामने 3 रास्ते थे। पहला, मेवाड़ के राजाओं से हेल्प लेना, लेकिन यहां पर उसे सिर्फ रेगिस्तान की झुलसा देने वाली गर्मी और अंतहीन धोखे मिले। हुमायूं ने 3 साल सिंध में बिताए। सिंध में बिताए उसके 3 साल किसी भी इंसान की जिंदगी के सबसे मुश्किल साल थे। हुमायूं के दरबारी इतिहासकार जवाहर आफ्ताब जी, जो हुमायूं का पर्सनल पानी ढोने वाला भी था, उसने इस पूरे सफर को देखा। वो लिखते हैं कि उन दिनों खाने में घोड़े का गोश्त खाना पड़ता था, पीने का पानी मुश्किल से मिलता था और हुमायूं का कारवां हर दिन छोटा होता जा रहा था। यहीं पर उसकी मुलाकात 14 साल की हमीदा बानो बेगम से हुई। यहाँ इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो हुमायूं सुन्नी था और हमीदा एक शिया सूफी विद्वान की बेटी थी। बहुत विरोध के बावजूद हुमायूं ने उससे निकाह किया। फिर साल 1542 में अमरकोट के किले में इन्हीं हमीदा बानो से जन्म होता है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का। अमरकोट के हिंदू राजा राणा प्रसाद ने एक मुस्लिम शरणार्थी को पनाह दी, जो मिडिवल इंडिया के उस सामाजिक ताने बाने का सिंबल है जिसे अक्सर हम भूल जाते हैं। खैर, इस मदद के बाद भी हुमायूं के पास रुकने का वक्त नहीं था। हुमायूं के पास एक दूसरा रास्ता था, अपने भाइयों कामरान और अस्करी के पास काबुल जाना। लेकिन वो उसे अपना भाई नहीं बल्कि दिल्ली के तख्त का दावेदार और अपना दुश्मन मान रहे थे। उसके भाई कामरान मिर्जा ने कंधार और काबुल पर कब्जा कर रखा था और वो अपने ही भाई को जंजीरों में देखना चाहता था। इस मुसीबत से निपटने के लिए अपनी पत्नी और नन्हे अकबर को भरोसेमंद लोगों के पास छोड़कर हुमायूं ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेला। उसने तीसरा रास्ता चुना, ईरान की सीमा को पार करना। लेकिन यहां पर दोस्तों एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या एक सुन्नी तैमूरी बादशाह एक कट्टर शिया सफाविद शाह के पास जाकर सेफली रह सकता था? स्टैनली लेन पुल जैसे इतिहासकार इस सिचुएशन को कुएं से निकलकर खाई में गिरने जैसा बताते हैं। सफाविद और मुगल दोनों ही अपनी मिलिट्री पावर और कल्चरल ब्रिलियंस के लिए जाने जाते थे, लेकिन उस वक्त हुमायूं की मजबूरी थी ईरान की शरण लेना। ईरान जाने का फैसला हुमायूं के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। हुमायूं जहां एक कट्टर सुन्नी तैमूरी राजवंश का वारिस था, वहीं ईरान के शाह तहमास्प प्रथम एक बहुत ताकतवर और बहुत प्रभावशाली शिया साम्राज्य के रक्षक थे। हुमायूं बखूबी जानता था कि सफाविद दरबार में कदम रखने का असली मतलब क्या है, अपनी रिलीजियस पहचान और अपनी सोवरेनिटी को एक बेहद ताकतवर पड़ोसी के सामने गिरवी रखना। लेकिन जिस तरह शेर शाह सूरी का कद बढ़ रहा था और काबुल और कंधार में अपने ही भाई उसे धोखा दे रहे थे, ही हैड लेफ्ट विद नो ऑप्शंस। हुमायूं के पास सिर्फ 40,000 वफादार बचे थे।
उसकी लाइफ का वो सबसे लो लेवल था जब वो एक बादशाह ना होकर एक लाचार रॉयल रिफ्यूजी बन चुका था। जब हुमायूं ईरान आया तो उसका स्वागत ऐसे हुआ जैसे कभी नेहरू या आज पीएम मोदी का विदेशों में होता है। अबुल फजल की अकबरनामा हमें बताती है कि शाह ने अपनी राजधानी कज़विन में हुमायूं के आगमन पर 3 दिनों तक नगाड़े बजवाए। उत्सव का माहौल पूरे ईरान में बना दिया। हेरात के गवर्नर को भेजे गए इंस्ट्रक्शंस आज के दौर में भी हैरान कर देते हैं। ब्रिटिश लाइब्रेरी के रिसर्च और हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि हुमायूं के लिए जो दस्तरख्वान सजाया गया उसमें मशहद के बागों के सेबों का मुरब्बा, नींबू के शरबत में ताज़ा बर्फ और पहाड़ों से लाए गए ओले मिलाकर परोसे गए थे। हर वक्त के खाने में 1200 से भी ज़्यादा शाही डिशेस तैयार की जाती थी। लेकिन इस चमक धमक के पीछे शाह तहमास्प की अपनी गहरी कूटनीतिक शर्तें और साइकोलॉजिकल चालें छिपी हुई थी। शाह तहमास्प दरअसल हुमायूं को यह एहसास कराना चाहता था कि ईरान की अमीरी, सभ्यता और शाही शिष्टाचार के सामने मुगल्स अभी भी बहुत पीछे और अधूरे हैं। यह मुलाकात जुलाई 1544 में हुई थी। इस सीन को मुगल आर्टिस्ट सानवला ने अकबरनामा की एक मशहूर पेंटिंग में इतने अच्छे से कैद किया कि आज भी उस दौर के वैभव को आप देख सकते हैं। सफावी पोएट मिर्जा कासिम गुनाबादी ने इस मिलन को 2 लॉर्ड्स ऑफ कंजक्शन के रूप में एक्सप्लेन किया है, जैसे आसमान के 2 सबसे चमकदार सितारे सूरज और चंद्रमा एक ही महफिल में एक साथ उतर आए हों। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक बहुत ही कड़वा और खौफनाक सच दबा हुआ था। शाह तहमास्प सिर्फ एक उदार मेजबान नहीं था, बल्कि वो एक कट्टर शिया मिशनरी भी थे। वो चाहते थे कि मुगल बादशाह पूरी तरह से शिया सेक्ट को एक्सेप्ट कर ले। ज़ोहर आफ्ताब जी अपनी किताब तज़किराते अल वाक़ियात में ऐसी घटना का जिक्र करते हैं जो किसी के भी होश उड़ा दे। वो लिखते हैं कि शाह ने हुमायूं के महल के बाहर सूखी लकड़ियों का बहुत बड़ा ढेर लगवाया और मैसेज भिजवाया कि अगर तुमने हमारा अकीदा अपनाया तो हम तुम्हारी सल्तनत वापस दिलाएंगे, नहीं तो तुम्हें और तुम्हारे इन वफादारों को इसी आग के ढेर में जिंदा जला देंगे। अब आप इमेजिन करो हुमायूं के मन में क्या चल रहा होगा। उसने अपने पिता को हिंदुस्तान जीतते देखा, लेकिन आज उसके अपने सितारे गर्दिश में थे। भाई उसके खिलाफ थे, शेर शाह से लड़ने की ताकत नहीं बची थी और एक अजनबी मुल्क में वो अपनी जान की भीख मांग रहा था। क्या वो अपनी जान बचाने के लिए अपने पूर्वजों के सुन्नी धर्म को छोड़ देता? अबुल फजल ने अपनी सरकारी किताबों में इस टेंशन को सिर्फ 2 ऑफिशियल लाइंस में दबा दिया ताकि जो मुगल गौरव है उस पर आंच ना आए। लेकिन जौहर आफ्ताब जी, जो हुमायूं का पर्सनल सेवक होने के नाते हर टाइम उसके साथ साए की तरह था, वो इस जिल्लत का चश्मदीद गवाह भी था। हुमायूं ने पहले बड़ी हिम्मत से मना किया, लेकिन जब उसे ये फील हुआ कि उसकी जिद का मतलब होगा मुगल वंश का हिंदुस्तान से खात्मा, तो उसने एक गहरा समझौता किया। उसने सफावी ताज पहनना एक्सेप्ट किया। ये एक नुकीली टाइप टोपी होती है और शिया लॉयल्टी का सबसे बड़ा सिंबल मानी जाती है। इतिहासकारों के बीच आज भी ये बहस है कि क्या ये सरेंडर एक बादशाह की हार थी या उसके आने वाले एम्पायर के लिए एक सोची समझी डिप्लोमेटिक चाल थी। इस क्राइसिस के टाइम पर एक बहुत ही ताकतवर और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की एंट्री होती है इस कहानी में, शाह की बहन सुल्तानम खानम। जब सुल्तानम को अपने जासूसों से पता चला कि उसका भाई शाह तहमास्प वास्तव में हुमायूं की हत्या करने या उसे ताउम्र कैद में रखने की एक सीक्रेट योजना बना रहा है, तो वो अपने भाई के सामने रोने लगी। उसने शाह को जो दलील दी, उसने मिडिवल पॉलिटिक्स का पूरा नक्शा बदल दिया। उसने कहा, मेरे भाई, तुम्हारे चारों तरफ खूंखार दुश्मन हैं। पश्चिम में ऑटोमन्स, उत्तर में उज़्बेक्स और समंदर के रास्ते आने वाले फ्रैंक्स। ऐसे में हुमायूं को मिटाकर तुम्हें क्या मिलेगा? इसके बजाय उसकी मदद करो, उसे एक एहसानमंद सहयोगी बनाओ ताकि वो हिंदुस्तान में सफाविद इम्पैक्ट का एक बहुत बड़ा पिलर बन सके। उसकी इस दलील ने शाह के गुस्से को ठंडे दिमाग की डिप्लोमेसी में बदल दिया। ये इतिहास का वो अनोखा मौका है जहां एक महिला की सूझबूझ और उसकी दूरदर्शिता ने मुगल सल्तनत को राख होने से बचा लिया और उसे एक नया जीवन दान दिया। इसके बाद शाह तहमास्प ने हुमायूं को सिर्फ मिलिट्री हेल्प नहीं दी, बल्कि उसे एक ऐसा सेनापति दिया जिसने आगे चलकर हुमायूं के साथ साथ अकबर की भी किस्मत लिखी। जी हाँ, बैरम खान। बैरम खान खुद एक शिया तुर्कमेन था और उसने मुगल जड़ों और ईरानी शाही रसूख के बीच एक मजबूत पुल का काम किया। ये तो आपको पता ही है कि अकबर जब बहुत छोटा था तो बैरम खान ने कैसे अकबर की मदद की मुगल साम्राज्य को बचाए रखने में। खैर, शाह ने फिर हुमायूं की मदद के लिए उसे 12,000 बेहतरीन ईरानी घुड़सवार, तोपखाना और 300 शाही बॉडीगार्ड दिए। ये सब शाह इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे भी हुमायूं से एक बड़ी चीज चाहिए थी। उसने हुमायूं से कंधार का स्ट्रेटेजिक किला मांगा। यह किला भारत और सेंट्रल एशिया के बीच ट्रेड और सिक्योरिटी की रीढ़ माना जाता था। इसकी कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, मैं इस पर भी एक वीडियो लेकर आऊंगा।
लेकिन दोस्तों हुमायूं ने यहां पर शाह के साथ एक चालाकी भी कर दी। 1545 में उसने खोई हुई जमीन हासिल करने की जब शुरुआत की तो कंधार पहले नंबर पर था। उसने बड़ी मुश्किल से इस किले को जीत लिया, लेकिन इस कोशिश में सफावी शहजादे मुराद की मृत्यु हो गई। यहीं से हुमायूं को मौका मिला और उसने खुद को किले के अंदर बंद कर लिया, ईरानी सैनिकों को वहां से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस तरह किले पर मुगल परचम लहरा गया। यह हुमायूं का ईरान को दिया गया पहला करारा जवाब था, एक मैसेज कि वो अब उनका एहसानमंद तो है लेकिन गुलाम नहीं। हालांकि दोस्तों हुमायूं जब ईरान से हिंदुस्तान की तरफ लौटा तो वो अपने साथ सिर्फ तलवारें लेकर नहीं आया, बल्कि वो अपने साथ एक पूरी सभ्यता की रूह लेकर आया। उसके साथ आए मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्द अद समद जैसे महान चित्रकारों ने आगे चलकर मुगल स्कूल ऑफ आर्ट की बुनियाद रखी। आज हम जो मुगल आर्किटेक्चर देखते हैं इसमें ईरानी बारीकी और भारतीय पत्थरों की जो भव्यता है उसका अनोखा संगम है, वो इसी हुमायूं के टाइम पीरियड की देन है। इसी दौर में मुगल दरबार की भाषा टर्किश से बदलकर पर्शियन हो गई, जिसने सदियों तक इंडियन लिटरेचर और कल्चर को प्रभावित किया। यहाँ तक कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के आज भी जो प्रचलित बुनियादी शब्द हैं जैसे कि मनसब, दीवान, वजीर, ये सब ईरान की ही देन है। हुमायूं ने वहाँ बागों के 4 बाग के स्टाइल को देखा, जिसे उसने बाद में हिंदुस्तान की ज़मीन पर उतारने का सपना देखा। इस पूरी कहानी का बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमय हिस्सा सदियों बाद साल 1847 में हमारे लखनऊ के एक सफाविद राजकुमार के साथ भी जुड़ता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के मेजर विलियम यूल ने जब जौहर आफ्ताबची को वो पुरानी पांडुलिपि उस राजकुमार सुल्तान मोहम्मद मिर्जा को दिखाई तो उसने उस हिस्से को पढ़ा जहां पर लिखा था कि आग में जला देने की धमकी दी गई थी। इस जिक्र पर राजकुमार ने हाशिए पर गुस्से में लिखा, लेखक ने यहाँ सफेद झूठ बोला है या फिर वो पूरी तरह से पागल हो चुका था। यह मार्जिनल नोट आज भी उस हिस्टोरिकल कंट्रोवर्सी को जिंदा रखता है। क्या सफाविदों ने वाकई एक मेहमान बादशाह के साथ इतनी क्रूरता दिखाई थी, या सिर्फ एक चश्मदीद गवाह का अपनी वफादारी दिखाने के लिए बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया ये जिक्र था? सच चाहे जो भी हो, लेकिन ये साफ है कि हुमायूं और शाह के रिश्ते सम्मान और खौफ के बेहद बारीक धागे से बंधे हुए थे। जून 1555 में सरहिंद के युद्ध में जब मुगल तोपों ने अफगानों के छक्के छुड़ा दिए तो हुमायूं ने दोबारा दिल्ली के तख्त पर कदम रखा। अब वो पुराना कमजोर हुमायूं नहीं था, उसके पास ईरानी डिप्लोमेसी का एक कड़वा अनुभव था, बारूद की नई तकनीक और ग्लोबल विजन था। हालांकि किस्मत ने उसका ज़्यादा साथ नहीं दिया और 1556 में अपनी पसंदीदा लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि उसके अपने बेटे अकबर के लिए उसने ऐसी ज़मीन तैयार कर दी जिस पर आगे चलकर दुनिया का सबसे भव्य साम्राज्य खड़ा होना था। स्टैनली लेन पूल का वो मशहूर जुमला, हुमायूं पूरी जिंदगी लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही अब उसने अपना दम तोड़ा, ये शायद सुनने में अच्छा लगे, लेकिन उसकी ये लड़खड़ाहट ईरान के उन शाही महलों, तपते रेगिस्तानों और कूटनीतिक जालों से होकर गुजरी थी जिन्होंने मुगल सल्तनत को एक नई पहचान दी। क्या आपको आज भी लगता है कि हुमायूं का वो ईरानी समझौता उसकी कमजोरी थी या इतिहास की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत थी? ये सवाल आज भी हिंदुस्तान की पुरानी गलियों और ईरान के सुनहरे इतिहास के पन्नों में एक अनसुलझी लेकिन बेहद खूबसूरत पहेली बनकर गूंजता है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।